गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ़ोबिया, उसके टाइप्स, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले फ़ोबिया क्या है? पिछले वीडियो में हमने एंजाइटी डिज़ॉर्डर्स के बारे में बतलाया था, जिसमें पैनिक डिज़ॉर्डर के बारे में बतलाया था। उसी तरह से फ़ोबिया भी एक एंजाइटी डिज़ॉर्डर है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंताग्रसित होता है और बहुत ज़्यादा दुश्चिंता में घिरा रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, दुखी रहता है, तो उसके अंदर एक तरह का भय उत्पन्न हो जाता है। और ये एक बहुत ही सामान्य चिंता विकृति है जो जिसमें व्यक्ति किसी एक खास ऑब्जेक्ट या किसी परिस्थिति हो, चाहे वस्तु हो, से बहुत डिस्प्रपोर्शनेट मात्रा में डरता है। यानी कि जितना डरना चाहिए उस वस्तु से उतना नहीं डर के कुछ ज़्यादा ही डरता है। और उसमें ये हमेशा उसके मन में ये डर होता है कि वो हमको कुछ नुकसान पहुंचाएगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कॉकरोच से या लिजर्ड से, छिपकली से डर है, तो उस रूम में जाएगा ही नहीं जिस रूम में ये है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हम लोग देखने में आता है कि फ़ोबिया इसका कभी कभी इसका बहुत ही इंटेंस रूप हो जाता है, और कभी कभी बहुत ही छोटी चीज़ों के लिए भी मन में लोगों को डर उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक तरह का डर है। आइए इसके मीनिंग को हम लोग समझें पहले। द मीनिंग ऑफ अ फोबिया इज़ द परसिस्टेंट फियर ऑफ अ सिचुएशन, एक्टिविटी और थिंग दैट कॉजेज वन टू वांट टू अवॉइड इट। मतलब कि क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है फोबिया का? एक तरह का परसिस्टेंट फियर है, एक सिचुएशन के प्रति डर है, एक सिचुएशन के प्रति, किसी खास कार्य के प्रति, एक्टिविटी के प्रति, या फिर किसी ऐसे चीज़ के प्रति जो कि वो काम करने से वो भागना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है। A phobia is a persistent fear reaction that is strongly out of proportion on the reality of the danger। यानी अभी भी हमने बताया था कि ये जो डर होता है फोबिया में, वो बहुत ही ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो फियर रिएक्शन जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उतना स्ट्रॉन्ग होता है और उतना ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट वे में फियर होता है, जो रियलिटी में उतना डेंजरस नहीं होता है। तो ये सेगमन एंड रोजनहैन ने इस परिभाषा को परिभाषित किया। अ फोबिया इज डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट फियर ऑफ अ सिचुएशन, एक्टिविटी और थिंग दैट कॉजेज द सफरर टू वांट टू अवॉइड इट। मतलब कि जो भी सफरर है या जो पेशेंट है या जो व्यक्ति जिसको फोबिया है, वो व्यक्ति अपने किसी भी खास एक्टिविटी, सिचुएशन से डरता है और उसको अवॉइड करने का प्रयत्न करता है। टाइप्स ऑफ फोबिया हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली फ़ोबिया को 3 मेजर टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है स्पेसिफ़िक फ़ोबिया। स्पेसिफ़िक फ़ोबिया यानी कि बहुत तरह की चीज़ों का डर। जैसे फ़ोबियाज़ विच आर द मोस्ट कॉमन एंड फोकस ऑन स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट्स। टू नेम द फ्यू द कॉमन एग्जांपल्स आर, जो बहुत ही स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट्स होते हैं और सिचुएशंस होते हैं, वो फ़ोबिया उसके चलते वो सिचुएशन में जब व्यक्ति आता है और जिस सिचुएशन से उसको डर है, तो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शनरी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाता है। जैसे फियर ऑफ फायर, कभी कभी आप लोग महसूस किए होंगे, कभी टीवी सीरियल में या किसी पिक्चर में ऐसा देखे होंगे, या कहानी की किताब में पढ़े होंगे आप लोग, किसी नॉवेल में, कि किसी किसी व्यक्ति को डर होता है आग से। आग से अगर आग उसके सामने जला दिया गया तो वो डर के मारे उसका हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाए, और मतलब बहुत तरह से अलग अलग तरह से उसका रिएक्शंस हो सकता है। एनिमल्स, जानवरों से डर, चाहे वो छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, इंसेक्ट हो, या फिर बड़ा जानवर हो। ब्लड, खून से भी किसी किसी को देख कर चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, इतना डर जाता है वो। हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर होना। अगर बहुत ज़्यादा किसी टीले पर, हालांकि गिरने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर वो ऊंचाई पर खड़ा है तो उसको लगेगा कि हम गिर रहे हैं। ये सब डर हो जाता है। एम्प्टी रूम, खाली रूम में, जबकि कुछ भी नहीं है उस रूम में, लेकिन उसको हमेशा डर लगेगा। एनक्लोज्ड स्पेस, बंद स्पेस में, अगर बंद कोई जगह है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उसको लगेगा कि कोई हमको आके कुछ हो मत जाए मेरे साथ। डेथ, डेथ का डर किसी किसी को होता है, किसी किसी चीज़ में, किसी कोई बीमारी को लेकर ही डर हो, या अपने शरीर को लेकर हो, या किसी भी सिचुएशन को लेकर हो। वाटर, पानी से डर होता है, कोई पानी में नहीं जाना चाहता है, स्विमिंग नहीं सीख सकता है वो व्यक्ति, वो समुद्र में जाके नहीं नहा सकता है, वो पानी से, छोटे मोटे पानी से नहीं, लेकिन जहाँ बड़ा समूह है पानी का वहाँ जाकर डरेगा। मिरर, शीशा के आगे खड़ा होने से डरता है। ये बहुत ही पिकुलियर टाइप का फियर है, लेकिन ऐसा होता है। कैट, बिल्ली से डरना। अब कोई ऐसा पूर्व में ऐसा अनुभव हुआ होगा बिल्ली से, जो कि या फिर कोई कहानी दादी नानी सुनाई होंगी कि कैट के काटने से क्या होता है, या बिल्ली का क्या
बिल्ली किसी ने काटा किसी को या किसी के साथ ऐसा किया तो वो क्या हो गया। तो ये कहानी जो है वो मन में हमेशा बैठी रहती है और फिर बाद में वो फ़ियरफुल स्थिति हो जाती है और फ़ोबिया का रूप धारण कर सकता है। उसी तरह रैट से भी होता है। डार्क नाइट, अंधेरी रात से लोग डरते हैं। लाउड टॉकिंग, किसी किसी को बहुत ज़्यादा शोर आवाज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जी कहेंगे, फ़ोबिया कहेंगे, डर हो जाता है मन में। कोई ज़ोर से चिल्ला के बोलता है तो वो व्यक्ति डर जाता है। तो ये सब बात है। नॉवेल्टी, नॉवेल्टी मतलब नयापन। कोई भी अगर कुछ नया चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि उससे डरता है वो कि कहीं कोई नया चीज़ हम करेंगे तो कुछ गलत मत हो जाए, तो किसी भी नए चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाता है। स्नो, बर्फ़ से बहुत ऊंचाई में जो पहाड़ पर बर्फ़ होता है वहाँ से लोग नहीं जाना चाहते हैं, उसमें डरते हैं। स्नेक, सांप से। फियर ऑफ नंबर, नंबर से भी कई लोग फेयरफुल होते हैं। जैसे कि 13 नंबर है वो अनलकी माना जाता है, तो 13 जहाँ भी 13 होगा वो स्किप करना चाहेंगे उसको। या फिर कभी भी कुछ ऐसा 13 पर आ जाता है अगर वो, तो अवॉइड करना चाहते हैं, उसे डर जाते हैं कि नहीं अगर हम इस नंबर पर कोई काम करते हैं तो मेरे साथ वो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि स्पेसिफिक फ़ोबिया में देखा जाता है। दूसरा होता है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया को हम पैनिक डिसऑर्डर के साथ भी कभी कभी हम देखते हैं। Agoraphobia, the phobia which is the fear of being alone in public places from which there is no escape, मतलब easy escape। इसका मतलब ये होता है कि एगोराफोबिया में ऐसा तरह का डर होता है जहाँ पर पब्लिक प्लेस में जो लोग जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ हो मत जाए, कहीं हम गिर मत जाए, कहीं हम बेहोश मत हो जाए, कहीं हम वहाँ से बचने का कहीं रास्ता मिले ना मिले, इस तरह की बात उसमें देखा जाता है। द डेफिनेशन ऑफ एगोराफोबिया is a fear of being outside or otherwise being in a situation from which one either cannot escape or from which escaping would be difficult or humiliating। तो यही बात है कि कैसी ऐसी जगह में जाना, ऐसे सिचुएशन में पड़ना जहाँ से एस्केप करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है या फिर बहुत डिफ़िकल्टी है एस्केप करने में, वैसी जगह से उन लोगों को फियर होता है। The fact that agoraphobia often occurs in combination with panic disorder makes it even more difficult to track how often it occurs. Other statistics about agoraphobia include that researchers estimate it occurs from less than 1% to almost 7% of the population. Its age of onset is most often during the mid of the 20s, यानी 20 साल के अंदर ये जब उम्र होती है किसी की तो ये पाया जाता है और टोटल पॉपुलेशन का 1 से लेकर 7% ही इसमें अगोराफोबिया के केसेस पाए गए हैं। सोशल फोबिया तीसरा है। सोशल फोबिया, बाहर जाने से डरना, पब्लिक प्लेस में जाके डरना, मीटिंग्स में डरना, ये इस तरह की बात देखी जाती है। सोशल फोबिया इज़ अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक में बात नहीं कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छा नॉलेजेबल व्यक्ति कोई हो सकता है, परंतु अगर पब्लिक में उनको बोला जाए बोलने को तो वो नहीं बोल पाते हैं। मीटिंग न्यू पीपल और अदर सोशल सिचुएशंस। इट में ऑल्सो बी सेड सोशल एंजाइटी फोबिया। तो ये सोसाइटी से एंजाइटी, उनको डर होता है, चिंता होती है कि कहीं हम अपने आप को गलत साबित मत कर दें या हमको कोई हंसेगा मेरे ऊपर या हमारा मजाक उड़ाएगा, इस तरह की बातें उनके अंदर आती है। दिस फोबिया में ऑल्सो अकम्पनी GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक फोबिया जो अभी हमने बताया, पैनिक डिसऑर्डर जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, एंड कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी ऑब्सेशन कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है उसमें भी सोशल फोबिया देखने में आता है कि लोग सोसाइटी में जाकर, बाहर जाकर, पब्लिक में जाकर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और डरते हैं वहाँ जाने से। एटियोलॉजी ऑफ फोबिया। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ फोबिया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें टोटली इसको चार भागों में इसमें बांटा गया, 4 प्रकार के कॉजेज़ को इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जैविक जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें जैविक फैक्टर में हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी मैल फंक्शनिंग जो होता है, मैल फंक्शन बॉडीली जो बायोलॉजिकल मैल फंक्शनिंग जो होता है वो इसके चलते क्या होता है कि तनावपूर्ण परिस्थिति के बाद इस तरह के फोबिया उत्पन्न हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि तनाव वाली परिस्थिति व्यक्ति में कुछ ऐसी पाई जाती है कि वो जेनेटिकली इसको प्रूव किया गया है कि अगर परिवार में किसी को इस तरह का भय या इस तरह के का सिम्टम्स पाया जाता है तो बच्चों में भी ऐसा पाया जाता है। ऐसे भी कुछ अध्ययनों में इस बात के सबूत भी मिले हैं कि उन व्यक्तियों में अधिक उत्पन्न होता है ये फोबिया जिनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम
कई तरह के पर्यावरणीय उद्दीपक यानी कि जो एनवायरमेंटल जो स्टिमुलस होता है उससे बहुत ही जल्द उत्तेजित हो जाता है। अगर कोई एनवायरमेंटल ऐसा उद्दीपन सामने देखता है तो वो बहुत जल्दी उससे एक्साइटमेंट उत्तेजित हो जाता है वो उससे, और इस तरह से कहा जाता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बहुत जल्दी किसी भी वस्तु को देखकर या स्टिमुलस को देखकर अगर वो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड या उत्तेजित हो जाता है तो फोबिया उत्पन्न हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स में कुछ ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनसे यह स्पष्ट सबूत मिलता है कि फोबिया होने की संभावना उन व्यक्तियों में अधिक होती है जिनके माता पिता या कोई संबंधियों में इस तरह का रोग पहले से उत्पन्न हो चुका है। मनोवैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है और ये भी कहा है कि आइडेंटिकल ट्विंस में ये अधिक देखने को मिलता है, अधिक मात्रा में, और फ्रैटर्नल ट्विंस में, चूँकि लोग अलग होते हैं कई चीज़ों में, तो उन लोगों में ये चीज़ कम होता है। यानी एक आइडेंटिकल ट्विंस अगर दो बच्चे हैं तो दोनों में पाया जाएगा, लेकिन फ्रैटर्नल ट्विंस में एक को हो सकता है, एक को नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है साइकोएनालिटिक फैक्टर्स। साइकोएनालिटिक फैक्टर्स में सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, पहले से ऐसे व्यक्ति से थे जिन्होंने वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फोबिया के कारणों की व्याख्या साइकोएनालिटिक सिद्धांत के रूप में किया है। जैसे फ्रॉयड के अनुसार जो जितने भी हमारे रिप्रेस्ड इम्पल्सेस होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, इड इम्पल्सेस खासकर, तो वो उससे जो उत्पन्न होती है चिंता, और वो चिंता के कारण एक तरह का डिफेंस मैकेनिज़्म के रूप में ये फोबिया डेवलप कर जाता है। यह चिंता डर जो होता है वो उत्पन्न करने वाले जो इच्छाएं जो हम लोग विस्थापित कर देते हैं अनकॉन्शियस में, वो उन इच्छाओं से किसी न किसी ढंग से जुड़ा होता है वो। और जैसे समझ लीजिए कीड़ा मकोड़ा है, या फिर हाइट है, या ऊंचे स्थान से डरना, या पानी से डरना, तो ये सब जितने भी होते हैं वो उनसे दूर रहकर व्यक्ति अपने आप को रिप्रेस्ड कन्फ्लिक्ट से बचाता है। तो ये साइकोएनालिटिक थ्योरी उन्होंने कहा कि उन्होंने अनकॉन्शियस और रिप्रेस्ड विशेज़ डिज़ायर्स को या इम्पल्सेस के ऊपर उन्होंने समझाया है कि इस तरह से जिन लोगों में ऐसे रिप्रेस्ड डिज़ायर होते हैं जो चिंताजनक होते हैं, वैसे लोगों को उस तरह से फोबिया डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल फैक्टर्स। बिहेवियरल फैक्टर्स में इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में फोबिया उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? फॉल्टी लर्निंग या फॉल्टी पेरेंटिंग। अगर पालन पोषण सही ढंग से नहीं होता है, अगर लर्निंग अगर गलत होता है, बच्चों को गलत तरीके से सिखाया जाता है, तो वैसे स्थिति में भी ऐसा होता है। जैसे कि इसमें एक होता है अवॉइडेंस कंडीशनिंग। अवॉइडेंस कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जैसे क्लिनिक्स में लोग आते हैं ऐसे पेशेंट्स, फोबिया के पेशेंट, तो ये देखा गया है कि किसी खास वस्तु से विकसित जो फोबिया प्रायः उस व्यक्ति से उत्पन्न अनुभूतियों से प्रारंभ हुआ है। जैसे कि समझ लीजिए स्कूटर से दुर्घटना हो जाने पर, या तो फिर अगर दुर्घटना हो गई है तो वो उसे कंडीशनड हो जाता है, और वो अवॉइड करने के लिए वो किसी भी चाहे वो 2 चक्के वाली सवारी हो, चाहे 4 चक्के वाली सवारी हो, किसी भी सवारी से वो 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया से वो डरता है, जो कि इर्रेशनल फ़ियर है ऑफ कोर्स, लेकिन वो ऐसा डर उसके अंदर विकसित हो जाता है। फिर मॉडलिंग भी होता है एक तरह का, जैसे कि मॉडलिंग के अनुसार जो फोबिया व्यक्ति में दूसरों के व्यवहार को देखकर विकसित होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कई लोगों ने ऐसा रिसर्च किया था जिसमें कि देखा गया कि अगर समझ लीजिए कि किसी को किसी चीज़ से डर होता है, अगर जैसे हमने अभी बतलाया था कि बिल्ली का डर किसी को अगर होता है, बचपन में ऐसा सुन लिया, तो उसको वो लोग समझ लेते हैं कि या फिर किसी व्यक्ति को वो देखा है डरते हुए बिल्ली से, तो उसके मन में ये फ़ियर आ जाएगा कि ये डरने वाली वस्तु है और इससे हमको डरना चाहिए, तो वो अंदर में उसको फीलिंग ऐसा आ जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल फैक्टर्स। बिहेवियरल फैक्टर्स में आ जाता है जैसे कि बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल हम लोग ये देखते हैं कि व्यवहार में अगर किसी तरह का कोई ऐसा मतलब लोग जो अपने बिहेवियर को सही तरीके से नहीं डेवलप कर पाते हैं, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें पेरेंटिंग को भी हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके चलते हमारे ये फोबिया डेवलप हो सकता है। उसके बाद है कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स में ये समझा जाता है कि फोबिया के विकास में कुछ ऐसे कॉग्निटिव कारण भी होते हैं जिसकी भूमिका बहुत अहम होती है,
और इसमें जो फ़ोबिया से विकृति से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, वो जानबूझकर परिस्थिति को या उससे मिलने वाली जो सूचनाएँ जो होती हैं, उस ढंग से वो लोग संसाधित करते हैं कि उनसे उनका जो फ़ोबिया होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। वो लोग किसी भी चीज़ को ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब अगर किसी को लगा है कि इलेक्ट्रिक शॉक से छूने से तार को छूने से इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो वो उसको बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करके वो फ़ोबिया अपने मन में पैदा कर लेते हैं। तो ये सब इतने सारे इसके कारण हैं, कुछ जैविक है, कुछ मनोवैज्ञानिक है, कुछ बिहेवियरल है, कुछ कॉग्निटिव है, ये सारे मिलकर फ़ोबिया को जन्म देते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ फ़ोबिया हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ फ़ोबिया ऑब्वियसली जो 4 कारण थे, उसी 4 कारण का हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि जैसे कि जो लोग फ़ोबिया के जो रोगी होते हैं, उनको चिंता को कम करने के लिए चिंता विरोधी हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं, जैसे बारबिटूरेट देते हैं कभी-कभी। लेकिन इससे क्या होता था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे, इसलिए इसका उपयोग लोग कम करने लगे हैं। इसलिए डायज़ेपाम या उस तरह की गोलियाँ जो होती है आजकल ज़्यादा सही होती है, इसलिए दवा को आजकल एडवांस मेडिकल साइंस काफ़ी डेवलप कर गया है और इस तरह से फ़ोबिया का जो साइड इफ़ेक्ट जिसमें कम हो, उस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं। उसके बाद है साइकोएनालिटिक ट्रीटमेंट। साइकोएनालिटिक ट्रीटमेंट में जैसे मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में चिकित्सक रोगी के उन दमित मानसिक संघर्ष जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जिसके चलते वो जिसको उन्होंने रिप्रेस कर दिया है अनकॉन्शियस में, उसकी पहचान करना चाहता है। और उसमें जितने भी असंगत डर हैं, जितने इरेशनल फ़ियर किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, उससे दूर ले जाते हैं। और उसमें क्या होता है, फ्री एसोसिएशन मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फ्री एसोसिएशन मेथड से उस व्यक्ति को साइकोलॉजिकली मोटिवेट किया जाता है, समझाया जाता है कि जितने भी फ़ियर हैं बिल्कुल इर्राशनल हैं और बेतुके हैं, इनका कोई असर, कोई मतलब इफ़ेक्ट नहीं होता है। ड्रीम एनालिसिस करके भी का भी सहारा इसमें लिया जाता है काफ़ी हद तक। उसके बाद है बिहेवियरल ट्रीटमेंट। बिहेवियरल ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग रिलैक्सेशन उसमें देते हैं कि जो रोगियों की मांसपेशियों को रिलैक्स किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग उसको हायरार्किकल लिस्ट में देखते हैं कि किस-किस चीज़ से वो डरता है और कितना-कितना इंटेंसिटी है डरने का। फिर तीसरी अवस्था में उसको काउंटर कंडीशनिंग कहा जाता है। जो भी कंडीशन्ड वो ऑलरेडी है, उस कंडीशन को काउंटर कंडीशनिंग करके उसके सहारे से उस फ़ोबिया को धीरे-धीरे उनके मन से दूर हटाया जाता है और उसको इस तरह की समझ पैदा की जाती है कि वो व्यक्ति उससे बिल्कुल मुक्ति पा ले। मॉडलिंग का भी जो कारण हुआ था एक बार, तो उसमें व्यक्ति क्या होता है कि दूसरे रोगी को डरते हुए देखता है तो खुद वो चीज़ अपने अंदर पनप जाता है उसको। तो वो ऐसा हम लोग प्रोजेक्ट करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जिस चीज़ से उसको डर है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके सामने लाना चाहिए जो उस चीज़ से वो डरता नहीं है। तो जब ये काउंटर साइन देखेगा कि हाँ, वो जिससे हम डरते थे उससे ये व्यक्ति नहीं डर रहा है, तो वो उसका अपोज़िट उसके ऊपर एक पॉज़िटिव तरह का इफ़ेक्ट होगा और इस तरह से वो अपने इस डर से मुक्ति पा सकता है। उसके बाद है कॉग्निटिव ट्रीटमेंट। कॉग्निटिव ट्रीटमेंट में भी इसमें हम लोग इर्रेशनल बिलीफ्स को हटाते हैं उनके मन से, इर्रेशनल फ़ियर को कि एक्चुअल जो उसका जो स्टेट होता है उसके बारे में उसको जानकारी दी जाती है, उसको सूझ दी जाती है कि ये गलत है जो भी वो सोच रहे हैं। और मेन कारण जो था वो उसके अंदर का फ़ियर है, अंदर का वो साइकोलॉजिकल एक एंग्ज़ायटी है जिसके कारण उसको इस तरह का हो रहा है। तो जब वो अपनी बातों को समझ लेता है, दूसरे की बातों को, साइकोथेरेपिस्ट की बातों को समझने लगता है, फ़ॉलो करने लगता है, तो फिर धीरे-धीरे ये सारे जो उनके अंदर का फ़ियर है वो फ़ियर दूर हो जाता है। तो ये आज हमने आपको बताया फ़ोबिया के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो आपको, कोई क्वेरी हो, तो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।